हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 41 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर एक बार अवश्य देखें। अर्नब भीमा आए हैं और उसके साथ नीति भी है। दादू ने आवाज़ लगाई तो अर्नब बोला, ओह गॉड, ये क्या डिस्टर्बर हैं। सिर दाएं बाएं हिलाकर बोलते हुए अर्नब और अदिति अलग हुए और वह तुरंत डोर खोलकर बाहर आया। वहीं अदिति हंसते हुए चेंज करने के लिए क्लोसेट रूम में चली गई। हाँ भीमा, क्या हुआ अचानक इस टाइम पर, और कॉल करने के बजाय सीधे घर पर आ गया। घर आना पड़ा भाई। और आप कॉल की बात कर रहे हैं, तब से कॉल पर कॉल किए जा रहा हूँ, आप रिसीव ही नहीं कर रहे। देखिए तो मोबाइल, कितना कॉल किया है मैंने। अर्नब ने तुरंत अपना फ़ोन देखा जिस पर अनेकों मिस्ड कॉल थे। अरे हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्यों कॉल कर रहा था? क्योंकि एक पेपर पर आपका सिग्नेचर चाहिए था, बस इसलिए। जब आपने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो मैं आ गया, और रास्ते में नीति आ रही थी तो बोली कि मुझे भी अदिति से मिलना है, और वह भी साथ में आ गई। वैसे कहाँ है भाभी? यहाँ हूँ मैं, बोलते हुए अदिति बाहर निकली, जो अभी सलवार कुर्ता और दुपट्टा लिए थी। वह दुपट्टा जानबूझकर थोड़ा आगे करके रखी थी ताकि चोट के निशान हल्के फुल्के जो दिख रहे थे वह नहीं दिखे। परंतु नीति ने देखा तो टोक दिया, अरे क्या हुआ, इतने आगे तक घूंघट क्यों किया है, क्या छुपा रही है? जीजू के दिए लव बाइट्स? अर्नब सुनकर झेंपते हुए नज़रें फेर ली। वहीं अदिति बोली, चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो ठंड लग रही है ज़रा, बस इसलिए। अदिति ने बहाना बना दिया। क्या ब्रो, बड़ी शर्म की बात है। यह तो आपके रहते हुए भाभी को ठंड लग रही है, आपके प्यार की गर्माहट में इतनी कमी। अर्नब ने उसके पीठ पर एक मुक्का जड़ दिया, मुंह बंद रखो अपना। तो भीमा हंसने लगा। अर्नब और भीमा बाहर बैठ गए, जबकि अदिति नीति को लेकर कमरे में चली गई। लेकिन नीति दरवाजे के बाहर ही रह गई। अरे तू अंदर आना, बाहर क्यों रह गई? आ जाऊं? हाँ बहन। अंदर आकर नीति ने सॉरी बोला और कहा, तू अभी भी नाराज़ है? अदिति ने नीति का हाथ थाम लिया और कहा, नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। अब तू मुझे माफ़ कर दे। इतने महीने बाद भी हम मिले तो मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं की। अरे कोई बात नहीं, दोस्ती में तो इतना चलता है। तभी अदिति ने अपना दुपट्टा हटाया। वैसे तुम्हारे गाल पर क्या हुआ, कैसे निशान है ये? तब उसने सारी बातें बता दी। नीति चौंक गई। मतलब चाचा फिर तुम्हारे ढूंढने आए थे? हाँ, पर छोड़, परेशान मत हो, उनको सही जगह पर भेज दिया अर्नब ने। वैसे तू बता, तुम्हारी और भीमा की लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची? कोई ज़्यादा दूर नहीं पहुँची है। और मुझे क्या पूछ रही है? तू बता, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो तुम्हारे प्रेम कहानी मंजिल तक पहुंची कि नहीं? लगभग, बोलकर अदिति हंसने लगी। नीति ने अदिति का हाथ पकड़ लिया। अदिति, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, वाकई जीजू बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है तुम्हें। तो अब ज़्यादा देर मत कर, अपने नए जीवन की शुरुआत जल्द से जल्द कर ले। बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें मेरी तरफ से। तुम्हें भी जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग पूरा कर और भीमा के साथ शादी कर ले, और तू भी हमेशा के लिए इधर ही रह जा। नीति हंसने लगी, देख क्या होता है। और फिलहाल मैं चलती हूँ, कल मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। लेकिन अब कहाँ जा रही हो? चलो अब डिनर करके जाना, महीनों हो गए तुझे मेरे हाथों बने हलवा खाए हुए। फिर चल, हम दोनों मिलकर बनाते हैं। और तब दोनों ने मिलकर खाना बनाया। अदिति ने दादू के लिए और नीति के लिए हलवा, वहीं अर्नब के लिए चावल की खीर भी बनाई, और एक साथ सबने डिनर किया। कुछ देर बाद भीमा और नीति निकल गए। भीमा, समय से ऑफिस चले जाना, क्योंकि हो सकता है मुझे देर हो जाए आने में। ओके भाई। अदिति ने भी दादू को दवाई दी, फिर दूध देकर अपने कमरे में गई। उसने अपना दुपट्टा काउच पर रखा और चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखने लगी। यूँ तो काफ़ी महीनों से इस कमरे में रह रही थी, पर आज एक अलग ही सुकून और पूर्णता का एहसास हो रहा था। तभी अर्नब की कही बातें कानों में गूंजने लगी।
प्यार करता हूँ आपसे, बेहद प्यार। तुम सा कोई नहीं है लाइफ में। याद आते ही तन मन गुदगुदा गया। यही सुनने के लिए वह तो बेचैन थी। तभी अर्नब कमरे में आया। अब वह न जाने क्या करेगा, यह सोचकर ही अदिति का दिल धक धक करने लगा, गला सूखने लगा। वह पलट कर देखना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वहीं अर्नब अंदर आते ही डोर बंद किया और मुड़कर अदिति को देखा, जो जानबूझकर तकिया और कुशन ठीक करने के बहाने उसे इग्नोर कर रही थी। अर्नब पास जाकर पीछे से उसके कमर में बाँह फंसाकर थोड़ा झुका और उसके कान के पास होंठ फिराते हुए कहा, इतना इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं करूँगा अब। वह मैं इग्नोर कहाँ कर रही थी, मैं तो बस जरा। वह अपनी बात पूरी करती तब तक अर्नब कमर पकड़कर बेड पर खींच लिया। आपने फिर से ड्रेस क्यों पहन लिया? कहा था ना साड़ी पहनने के लिए। हाँ, तो मैंने भी कहा था कि मुझे नहीं पहनने आती है, पर मैंने भी तो कहा था कि मैं पहना देता हूँ। चलिए लेकर आइए। लेकिन अदिति शर्माकर ना में सर हिलाया और अर्नब के गले से लग गई। रहने दीजिए ना, फिर कभी। ठीक है, जब आप मना कर रही हैं तो फिर कभी, बोलकर अदिति को अपने बाहों में खींच लिया और दूसरे हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में एकटक देखने लगा। मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ कहिए। उस दिन जब सभी बातें कर रहे थे तभी आप बोल रही थी कि मैं दिल्ली कैसे पहुंची पता नहीं, आप जंगल में चले गए थे तो किसी ने गोली चला दी आप पर। हाँ हाँ, क्या हुआ? वो गोली मैंने ही चलाई थी। बोलते हुए अर्नब अदिति का सिर अपने बाहों से हटाकर उठकर बैठ गया। उसे लगा था अदिति सुनकर बेहद नाराज़ होगी, हो सकता है कमरे से बाहर चली जाए, परंतु सुनकर अदिति बिल्कुल सामान्य रही। जब अदिति ने कुछ नहीं कहा तो अर्नब ने मुड़कर देखा और पूछा, क्या हुआ? आपने सुना मैंने जो कहा? हाँ, और मुझे पता है ये बातें। सुनकर अर्नब शॉक्ड रह गया। क्या आपको पता है? पर कैसे? किसने कहा? कब पता चली? तो फिर आपने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? तभी पता चल गई जब पापा यानी डॉक्टर खन्ना यहाँ दादू से बात करने आए थे, आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करने आए थे, और जब उन्होंने सारी बातें बताई तभी मैंने सुन ली थी। फिर भी आपने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? कोई शिकायत क्यों नहीं की? क्या रिएक्ट करूं? कैसी शिकायतें? जिसके प्रेम में हम रहते हैं उसका दिया हुआ दर्द भी कहाँ दुखी करते हैं हमें। और फिर अगर दर्द आपकी वजह से मिला तो दवा भी तो आपने ही दिया ना, आपने ही कराया ना। मैंने आपकी वजह से आंखें खो दी तो फिर आपकी वजह से ही मेरी आंखें आ गई। मैं देख सकती हूँ दुनिया को, इतने प्यारे पति को भी। अब मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं, तो आप अपने मन में कोई ग्लानि मत रखिए। हाँ ठीक है, पर आपने इतने दिनों से कहा क्यों नहीं? मैंने अभी तो रीज़न बताया नहीं कहने को, पर आपने भी तो नहीं बताया ना। अर्नब ने अदिति का दोनों कंधा थाम लिया और बोला, बताना चाह रहा था, पर मुझे भी डर लग रहा था कि शायद आप सुनेंगी तो चली जाएंगी घर से, और मैं नहीं चाहता था कि आप इस घर से जाए और मेरे जीवन से भी। मेरा तो फिर से दिल धड़क उठा जब आपको अस्पताल में पहली बार देखा, पर अभी अपने दिल की धड़कनों को नज़रअंदाज किया, मन में उठ रहे प्यार के आवेग को दबा दिया। पर जिस दिन आपकी आंखों से पट्टी हटी, न जाने मन में अलग से एहसास हुए, पर मैंने फिर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पर अब पूरे दिल से कहता हूँ, मैं अपने जीवन में उस ऊंचाई पर हूँ जहाँ सब कुछ है मेरे पास, जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। फिर भी कहूँगा, अगर तुम मेरे जीवन में नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम सा कोई नहीं, कुछ भी नहीं। अदिति उसके सीने से लग गई तो अर्नब ने भी अपनी बाँह उस पर कस दी और अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। अदिति ने सिर उठाकर अर्नब की तरफ देखा और कहा, वैसे आप उस रात जंगल में क्या करने आए थे? किसे मारने आए थे? इतनी रात गए, और क्या आप एक माफिया भी हैं? अर्नब उससे दूर हुआ और लाइट ऑन कर वापस उसके करीब बैठ गया।
अदिति, इसके पीछे कहानी है। मेरे पापा और जयंत, जो कि मेरा फ्रेंड था, उसके पापा दोनों दोस्त थे। एक बार बिजनेस में जयंत के पापा के साथ चीट किया तो मेरे पापा ने उसे बिजनेस से बेदखल कर दिया। वह लगभग बर्बाद हो गया। इस सब को लेकर दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। पर पिताजी के गुजरने के बाद यह बात धीरे धीरे पुरानी हो गई और दुश्मनी भी ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद जयंत ने कॉलेज में मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैं भी सब कुछ भूल कर दोस्त बन गया। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं कभी शक नहीं कर पाया कि वह अपने पिता का बदला लेने के लिए आया है। उसी फिराक में है। जब हमारी और दिया की शादी होने वाली थी और हम शॉपिंग करने जा रहे थे, तब जो एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं, जयंत ही था। पर फिर भी मैंने कभी उस पर शक नहीं किया, इस बात पर विश्वास नहीं किया। उसे एक हादसा मानकर छोड़ दिया। पर मैं दिया की याद में धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। दादू की उम्र हो चुकी थी तो उन्होंने भी सब कुछ मेरे जिम्मे सौंप दिया था। तब एक दोस्त होने के नाते मैंने जयंत को अपना बिजनेस में इन्वॉल्व किया और उसे देखने के लिए कहा। पर उसने मुझे अपना पार्टनर बनाने को कहा। तब मैं फिर ज़्यादा सोच समझ नहीं पाया और स्वीकृति दे दी। इसका फ़ायदा उठाया उसने बिजनेस अपने नाम करवा लिया बहुत सारा। गोवा में बन रहे दादू के नाम का होटल भी धोखे से अपना नाम करा लिया। यह देखकर दादू बहुत नाराज़ हो गए और जो भी प्रॉपर्टी बची थी सब वापस अपने नाम पर करवा लिया और फिर से देखभाल करना शुरू किया। फिर बाद में उसने कहा कि एक समय मेरे पापा को बर्बाद किया था, अब मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारे पास माँ बाप को रहने दिया, न फैमिली न बिजनेस। सुनकर मुझे बड़ा धक्का लगा। सबसे बड़ी बात, मेरी लाइफ से दिया को छीनने वाला वही था और इन सब में जो उसका साथ दे रहा था वह हमारा आदमी ही था। बस उसी को मारने उस जंगल में गए थे। उसका आदमी मारा गया। गोवा वाला होटल भी दादू के नाम वापस करवा लिया। पर इसी बीच जयंत भाग गया और यहाँ आपके साथ यह हादसा हो गया तो मैं यहाँ रह गया। फिर हमारी शादी के बाद जब हम 1 महीने के लिए USA गए थे, तब फिर से हमारे साथ धोखा करने लगा। लेकिन इस बार ना वह बचा ना उसकी कंपनी। उसका 2 साल का एक बच्चा है तो उसकी वाइफ को मैंने जॉब ऑफ़र किया है। मैं कोई प्रोफेशनल माफिया नहीं हूँ। मैं अपने काम से काम रखने वाला, सुकून से जीने वाला सीधा साधा टाइप बंदा हूँ। एक बिजनेसमैन जो अपने जीवन में और बिजनेस बढ़ाने में उलझा रहता है। लेकिन हाँ, जो मुझसे टकराता है मैं उसे छोड़ता भी नहीं। और अपना उसूल है, जिसने जो कुछ दिया है उसको कई गुना वापस लौटाता हूँ। जो मुझसे दोस्ती करता है तो टूट कर दोस्ती निभाता हूँ और दुश्मनी करे तो इतनी टूट कर दुश्मनी निभाता हूँ कि उसे बर्बाद करके ही छोड़ता हूँ। अदिति उसकी बातें सुनकर आंखें फाड़ कर एकटक उसे देख रही थी। अरे, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कहा ना, मैं कोई माफिया नहीं हूँ। अब तो बस मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूँ और आपसे बेहद प्यार करने वाला आपका पति हूँ। अदिति हंसने लगी तो अर्नब ने उसे बाहों में खींच लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए फॉरहेड से लेकर आँख, गाल और होठों पर चुंबन की बरसात कर दी। सुबह के 4 बज रहे हैं, चले सो जाते हैं। क्यों, आपको नींद आ रही है? हाँ तो बहुत नींद आ रही है। क्या आपको नहीं आ रही? अर्नब ने ना में सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं आ रही। और भला अपने महबूबा की बाहों में किसे नींद आती है? उसे तो बस मोहब्बत आती है। बोलते हुए अर्नब की बाहों की जकड़न अदिति पर बढ़ती जा रही थी। अचानक से अदिति ने उसे धक्का देते हुए कहा, चलिए सो जाते हैं, यह सब आपके बहाने हैं और कुछ नहीं। बोलकर वह बिस्तर पर लेट गया। अदिति को भी अपनी बाहों पर लेटा लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह उठकर अदिति फ्रेश हो गई और फिर रसोई में गई। इधर अर्नब भी कुछ देर में फ्रेश होकर आया और नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। तभी अदिति अर्नब के पसंद का लंच बनाकर और पैक कर अर्नब को थमाते हुए कहा, लीजिए, समय से खा लीजिएगा। जो हुक्म मेरे आका।
बोलकर उसके हाथ से लंच बॉक्स लिया और धीरे से अपनी आंखें दबा दी। फिर कहा, कमरे में आइए ना। क्यों? मैं दादू को दवाई देने जा रही हूँ। हाँ चले जाइएगा, पर एक छोटा सा काम है। क्या काम है बता दीजिए, मैं करके आ जाती हूँ। लेकिन आपके अकेले जाने से नहीं होगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। अर्नब थोड़ा सीरियस होकर बोल रहा था, तो अदिति भी समझी नहीं और कहा, ठीक है, पर जल्दी आइए। दादू कब से नाश्ता करके बैठे हैं, उन्हें दवाई देने का समय हो गया है। बोलते हुए वह कमरे में आई तो पीछे से अर्नब भी आया और दरवाज़ा बंद कर तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके होंठ पर झुकने लगा। लेकिन अदिति ने चेहरा घुमा लिया और उसके होंठ अदिति के गाल पर जाकर टिक गए। तो अर्नब ने धीरे से दांत गरा दिया। अदिति शर्म से लाल हो उठी। फिर अर्नब को धक्का देते हुए कहा, इस काम के लिए बुलाए थे अंदर? अर्नब ने हाँ में सिर हिलाया। तो अदिति ने कहा, बड़े बेशर्म हो गए हैं आप। फिर ठीक है, आज रात को जल्दी आता हूँ अपनी बेशर्मी दिखाने। आप साड़ी पहन कर रहिएगा। अदिति दाएं बाएं सिर हिलाकर उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर किया। अर्नब हंसते हुए बाहर चला गया। फिर कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। काम करते हुए भी दिमाग में बार बार अदिति का ख्याल आ रहा था और वह मुस्कुरा कर रह जाता। और यह मुस्कान देखकर भीमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। और हो भी क्यों नहीं, आखिर अनाथ भीमा को यहाँ तक पहुँचाने वाला अर्नब ही तो था। इधर अदिति दिन भर अर्नब के कई बातों को याद करके मुस्कुराती रही, शर्माती रही। इधर ऑफिस में शाम हुई तो भीमा उठकर आया और बोला, भाई बाकी जो काम है मैं देख लेता हूँ, आप घर जाइए, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे नहीं तो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मुझे तो फीवर सा लग रहा है आपको। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, देखो छूकर, कहाँ फीवर है, कौन सा फीवर दिख रहा है तुझे? भीमा ने धीरे से कहा, प्यार वाला फीवर। जाइए घर जाइए। भीमा, ज़्यादा नहीं बोलने लगे हो तुम। क्या करूँ भाई, आदत हो गई है। ठीक है, तेरी यह आदत भी बंद करता हूँ, बस नीति एक बार तेरी शादी हो जाए। बोलते हुए अर्नब उठा और बोला, आगे का जो भी काम हो देख लो, कल के लिए सारे मीटिंग्स का शेड्यूल बना लो, मैं निकल रहा हूँ। वह हंसते हुए घर आया, पर अदिति वही सलवार कुर्ता पहने बैठी थी और कुछ न कुछ बहाना करके फिर टाल दी। और इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। अदिति कोई न कोई बहाना बना देती, कुछ नहीं बोल पाता था वो। उसकी बातों का मान रखते हुए पीछे हट जाता। एक शाम अर्नब जल्दी घर आया और कहा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, और कमरे में जाकर बेड पर पीट के बल लेट गया। अदिति ने देखा तो भाग कर आई कमरे में। क्या हुआ, आप इस तरह क्यों लेटे हैं, तबीयत ठीक नहीं लग रही? बोलकर उसने हाथ लगाकर देखा और कहा, बॉडी तो गर्म नहीं लग रही। हाँ, पर अंदर से लग रहा है बुखार जैसा। आप सुबह तक तो ठीक थे, अचानक बुखार सा क्यों लग रहा है? इम्यून सिस्टम इतने वीक तो नहीं है आपकी। बोलकर अदिति अपना मेडिकल किट उठा कर ले आई। चलिए दवाई दूँ आपको। तो अर्नब ने कहा, इम्यून सिस्टम तो वीक नहीं हुई, पर ब्लड में कुछ कमी है। क्या कमी है? आपके प्यार की। बोलकर मेडिकल किट को साइड में हटाया और खींच लिया अदिति को बेड पर, और खुद उसके ऊपर आते हुए उसकी आंखों में बेहद इंटेंसिटी से देखने लगा। अभी अभी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और यह शरारत करने के लिए बिल्कुल ठीक है आप। और आप चाहेंगी तो अभी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हाँ तो हटिए, मैं दवाई दे रही हूँ ना। ये नहीं, स्पेशल वाली दवाई। बोलते हुए अर्नब उसके कॉलर बोन पर अपना होंठ रख दिया। अदिति का पूरा तन बदन थरथरा गया, सांसें बेतरतीब सी चलने लगी। वह खुद पर संयम रखने लगी, पर रख नहीं पाई और अर्नब को धक्का दे दिया। ठीक है, जब आपको मेरा ट्रीटमेंट नहीं करना तो मैं बीमार ही सो जाता हूँ। बोलकर अर्नब करवटें बदल कर सो गया। तब अदिति ने पीछे से उसके ऊपर हाथ रखा तो उसने हाथ हटा दिया। जाने दीजिए ना, जब आपका मूड नहीं है तो रहने दीजिए। बोलकर उसने अपने ऊपर कंबल खींच लिया। तब अदिति चुपके से उठी और साड़ी पहनकर पायल कंगन खनकाते हुए आ गई, पर अंधेरे में साड़ी में पिन नहीं लगा पा रही थी,
तो उसने पिन लगाने के लिए लाइट ऑन कर दी और जानबूझकर अर्नब को दिखाने के लिए भी। अर्नब ने आवाज़ सुनी पर आँख नहीं खोली, लेकिन जब लाइट ऑन हुई तो अर्नब आँख मलते हुए धीरे से आंखें खोली और सामने अपने हुस्न की मल्लिका को साड़ी में देखा तो देखता रह गया। अदिति यह सब नोटिस कर रही थी और उसने जानबूझकर अपनी चूड़ियाँ फिर से खनकाई। अब अर्नब को और रहा नहीं गया। वह उठा और आकर पीछे से बाहों में भर लिया। जब इतना सज गई तो पास आओ न जाने मन, दूर खड़ी होकर क्यों दिल जला रही हो। अरे साड़ी में पिन लगाना है, नहीं लग रहा है, आप लगाइए न ज़रा। अरे जब पिन खोलना ही है तो फिर लगाने की ज़रूरत क्या है, चलिए फेंकिए इस पिन को, बोलकर अर्नब उसके ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगा। वहीं अदिति शर्म से लाल हुई जा रही थी। अर्नब ने अगले ही पल उसे बाहों में उठा लिया। पिन नहीं लगा था तो सीने से पूरा पल्लू गिर गया। अदिति उसे संभालने लगे तो अर्नब ने धीरे से कहा, गिरने दीजिए, हम दोनों के बीच अब इसका काम भी नहीं है। बोलते हुए उसने उसे बेड पर लिटा दिया और अपना शर्ट उतार कर उसके ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब और न मैं रुक सकता हूँ न आप रोक सकती हैं मुझे अपना प्यार लुटाने से और अधिकार लेने से। आज आपकी हर एक सांस, हर एक धड़कन हमेशा के लिए अपने नाम करने जा रहा हूँ। अदिति ने कुछ बोलने के लिए अपना होंठ खोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अर्नब ने उस पर कब्जा जमा लिया। अदिति ने भी उसके कंधे में मुंह छुपाकर मौन स्वीकृति दे दी और उसकी पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। कुछ ही देर में वो सारी ब्लाउज खुलकर नीचे ज़मीन पर अस्त व्यस्त फैली थी। 6 मीटर की साड़ी को अर्नब ने 6 मिनट भी नहीं रहने दिया अदिति के बदन पर। ज़मीन पर फैली वो खूबसूरत साड़ी जो कुछ देर पहले सुंदरी से लिपट कर इतरा रही थी, वह भी मायूस थी। इससे बेहतर तो मैं मैनेक्विन पर ही लिपटी थी, पर कोई नहीं, इन प्रेम के परिंदों के बीच मेरा क्या काम। मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं। मैं दूर हुई तभी दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा है, दोनों एक हो रहे हैं। अर्नब के हाथ अदिति के बदन को बेहद कोमलता से छू रहे थे। अचानक ही अदिति की आंखों में आंसू महसूस हुआ तो उसने तुरंत टेबल लैंप ऑन किया और कहा, क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? अगर आपकी इच्छा नहीं तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अरे मैं तो यूं ही छेड़ रहा था आपको, बोलकर अर्नब हटने लगा तो अदिति ने गले में बाहें डालकर अपनी तरफ झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं अनु, यह खुशी के आंसू है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा जीवन साथी, इतना प्यार करने वाला कोई मिलेगा, कोई आएगा मेरे जीवन में। आज दूर मत जाइए, अपना लीजिए मुझे और दे दीजिए वह सारे अधिकार आपकी पत्नी होने के। अर्नब वापस झुका और अपना प्रेम लुटाने लगा। इस प्रेम को पाने के लिए वह भी बेहद तड़पी थी। अर्नब जितना प्रेम लुटा रहा था, अदिति उसकी उतनी ही दीवानी हो रही थी। शर्म से गुलाबी हुई अदिति का तन मन अर्नब के प्रेम की बारिश में सरोबार हो रही थी। मार्च महीने की गहरी रात और हल्की गुलाबी ठंडक में घंटों तक दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबते उतरते रहे। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह अर्नब के मजबूत बाहों में थी। उसने केहूनी पर सिर टिका लिया और एकटक उसे निहारने लगे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतने दुख दर्द भुगतने के बाद उसे इतना अच्छा और इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। पर यह कल्पना नहीं, हकीकत था। उसे जिससे वाकई प्रेम हुआ अब पूर्ण रूप से उसका था और इस बात पर बेहद नाज हो रहा था। वह झुककर अर्नब के माथे को चूम लिया और मन में कहा, वाकई तुम सा कोई नहीं। दोस्तों, कहानी का आखिरी भाग मैं कल अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।